बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं और एक नए दिन का अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आपको पता है मेरे साथ कौन होता है? मेरे साथ फुरकान बॉबी होते हैं। बॉबी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या अल्लाह का हाल शुक्र, है? ये अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा बाहर लोगों ने दो रज़ाइयाँ लपेट ली हैं और आपने जनाब ऊपर से जैकेट्स उतार ली। वैसे ये मैंने मसला क्या है मुझे बताएं ना नहीं, आप। मैंने अंदर रज़ाई लपेटी है। वो नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, गुड है, ये झूठ बोल रहे हैं भाई। इनका मसला मैं आपको बता दूं, ये बॉबी भाई जो हैं ये हर ब्रेक में हमें शोर पता है क्या डाल रहे होते हैं, यार ये एसी मेरी तरफ कर दें, एसी मेरी तरफ। अरे भाई ओह, क्या आफ्टर ऑल रिवील नहीं, ये दैट। आप बताएं आखिर वजह क्या है? बस सर्दियों में भी एसी? नहीं, खैर ऐसा नहीं होता। जब सर्दी ज़्यादा होती है तो फिर नहीं ज़रूरत पड़ती। अच्छा, मैंने तो सुना है जो जिनका ताल्लुक जो है वो गाने बजाने से होता है वो सर्दी से बड़ा डरते हैं। जी हाँ, हसास लोग होते हैं। जनाब अच्छा जी, आज के मौजू की तरफ आते हैं हम लोग। आज का मौजू सायरन की आवाज़ से तकरीबन सभी वाकिफ़ हैं। ये एक ऐसी आवाज़ है कि पूरी दुनिया में, दुनिया के किसी भी कोने पे इसकी आवाज़ को सुन के लोग रिएक्ट करते हैं और एक सा ही रिएक्ट करते हैं। एम्बुलेंस और सायरन का बड़ा एक गहरा रिश्ता है। वैसे तो सायरन जो है वो किसी भी इमरजेंसी को बताने के लिए जो है वो सायरन बजाया जाता है, और एम्बुलेंस जो है उसका भी एम्बुलेंस जो है वो भी एक इमरजेंसी की मेरा ख्याल एक सबसे बड़ी एक फॉर्म है कि आप किसी की जान बचाने के लिए उसे कहीं एक जगह से हॉस्पिटल उसे मूव कर रहे होते हैं और उसे एम्बुलेंस कहते हैं। मैं इधर एम्बुलेंस की तारीख़ के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि इसकी तो बहुत सारी वैसे दौर नज़र आते हैं हमें तारीख़ में, मगर जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो कहा जाता है, नेपोलियन के दौर में एम्बुलेंस ईजाद हुई। अच्छा जी, उस दौर में ज़ख्मियों को जो फ़ौजी थे उन लोगों के लिए ये ख़ास तौर पे सर्विस थी, ये उनको तिब्बी इमदाद के लिए लेके जाना पड़ता था। और वो जो इसकी इब्तदाई शक्ल थी वो ये थी कि दो लोग उस बीच में एक स्ट्रेचर पे एक शख्स को डाल के उसे लेके जा रहे होते थे और इसको एम्बुलेंस कहा जाता था। वक्त के साथ साथ एम्बुलेंस की शक्ल बदलती रही। कभी पहिए का इस्तेमाल हुआ, कभी रबड़ के पहिए का इस्तेमाल हुआ, कभी जनाब घोड़े का इस्तेमाल हुआ, कभी बगी का इस्तेमाल हुआ, और फिर जैसे ही गाड़ियाँ वजूद में आईं तो फिर गाड़ियों में एक जदीद किस्म की एम्बुलेंसेस का एक इंतज़ाम शुरू हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि पूरी दुनिया में जैसे कि लोग इस पर रिएक्ट तो करते हैं, एक बड़ी नेचुरल सी बात है, इस आवाज़ से हम इतने वाकिफ़ हैं कि जब भी कभी सायरन बजता है तो फ़ौरन एक हर इंसान के दिल में एक हमदर्दी का एहसास जाग जाता है। अच्छा, ये मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कोई ऐसा एहसास नहीं जागता है, कोई फ़ौरन उन्हें रास्ता नहीं देता है एम्बुलेंस का, या एक जिसके दिल से ये दुआ नहीं निकलती है अल्लाह खैर करे, तो उस जज्बे को मेरा ख़्याल है कि बड़ा ही एक बदफेली भी तसव्वुर किया जाता है, बड़ा गैर इंसानी तसव्वुर किया जाता है, और इसको असल में बेहिस्सी भी कहते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग ममालिक में सड़कों पे आपको उन कौमों की जो तमीज़ है, जो उनका शऊर है, ये आपको नज़र आता है। आप ट्रैफिक के निज़ाम के हवाले से देखते हैं आप तो आपको पता चल जाता है कि ये कितने सुलझे हुए लोग हैं। मेरा ख़्याल है कि सुलझे हुए लोग ये एक सही वर्ड है इस हवाले से। और मुझे मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये सब कुछ कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जब एम्बुलेंस की या सायरन की आवाज़ आती है तो वो अपनी गाड़ियाँ राइट और लेफ़्ट पार्क कर देते हैं, रोक देते हैं, ताकि सबसे पहले ये एम्बुलेंस गुज़र सके। इसी तरह पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से रिएक्ट किया जाता है और कोशिश की जाती है कि एम्बुलेंस को सबसे पहले रास्ता दिया जा सके। हमारे यहाँ एम्बुलेंस का निज़ाम, पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ कोई
इतना बेहतरीन निज़ाम ओवरऑल मौजूद नहीं है। हाँ यस, ये मुशर्रफ दौर की बात है, जब पंजाब में रेस्क्यू 1122 का एक आगाज़ किया गया, तो वो एक बड़ी जदीद किस्म की एम्बुलेंस हमें देखने को मिली, जिससे इस बात पे कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी जानें बचाई गई। मगर पंजाब के अलावा कोई ख़ास इंतज़ाम हमें नज़र नहीं आया। ये आम आवाम ने ही इस काम में, इस फलाही काम में कदम रखा, और अब्दुल सत्तार ईधी जैसे लोगों ने पूरी दुनिया में एक नेटवर्क पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की इतने बड़े एम्बुलेंसेस के नेटवर्क की। एम्बुलेंस की जो सूरत हाल है वो तो है ही है, मगर असल तकलीफ दे बात यह है कि जब भी कभी हम सायरन सुनते हैं तो आप देखिएगा कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं तो एम्बुलेंस से, सायरन तो बज ही रहा है, मैं उससे आगे हूं, तो मैं ज़रा इसी स्पीड से ज़रा और भी आगे निकल जाऊंगा, मुझे रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो एम्बुलेंस के पीछे बिल्कुल अपना रास्ता बना के और जाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इसके साथ साथ जो है हम भी चले जाएंगे। मुझे एक रवैये पे बड़ा एतराज़ है यहाँ पे। वो रवैया ये है कि जब कभी हम एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं यार खाली एम्बुलेंस है, हम क्यों रास्ता दें उसे। मेरे भाई, हो सकता है वो किसी को लेने भी जा रही हो। आप अपना फ़र्ज़ अदा कीजिए, एक अच्छे शहरी और एक अच्छे इंसान होने का सबूत दीजिए। आज एम्बुलेंस के हवाले से हम बात करेंगे। आपके दिल में भी जो बातें हैं, जो आप कहना चाहते हैं, आज हमारे शो में शामिल कर सकते हैं। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम प्रोग्राम के इस हिस्से में एम्बुलेंस की ज़रूरत के हवाले से बात कर रहे हैं कि एम्बुलेंस जो है वो किसी भी सोसाइटी में कितनी ज़रूरी होती है, और उस पे जो अवाम होते हैं उनका सायरन की आवाज़ पे उन अवाम का रिएक्शन वो क्या होना चाहिए, और उनका हसास होना इस हवाले से कितना ज़रूरी होता है। और वो एक इंसान जो उस एम्बुलेंस में होता है, जो मदद का तलबगार होता है, उसके लिए आपका वक्त पे हट जाना और उसको अपने काम से, अपने मामूल से ज़्यादा अहमियत देना उसकी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी होता है, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। हम अमूमन देखते हैं कि एम्बुलेंस पे उसके ऊपर जब एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टे हरूफ में लिखा होता है। तो ये मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों उल्टे हरूफ में लिखा होता है, जब हम सीधा पढ़ सकते हैं तो ये उन्होंने इतनी मुश्किल में क्यों डाला होता है हमें। तो वो उसकी वजह ये होती है कि जब हम उसे शीशे में देखते हैं ना, ड्राइव करते हुए या बाइक राइड करते हुए, जब आप साइड मिरर से या आप बैक मिरर से देखते हैं तो वो फिर सीधा नज़र आ रहा होता है। तो ये भी हमारी मदद के लिए होता है कि आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो और आप पहली ही नज़र में आप पहचान जाएं कि आपके दाएं बाएं या आपके पीछे एक एम्बुलेंस है जिसको फ़ौरन रास्ता चाहिए। आप देख रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान में एक कैंपेन जो है वो भी शुरू हुई है। मतलब पिछले साल भी वो कैंपेन थी, मगर इस साल ज़रा काफ़ी ज़ोरों शोर से वो कैंपेन चल रही है। सोशल मीडिया पे अक्सर हमें उसके जो मैसेजेस हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं और वो ऐसे लोग जिनके फॉलोअर्स मौजूद हैं, उन सब ने इस चीज़ का अहद किया है कि मैं अपने नाम के साथ मैं एम्बुलेंस को रास्ता दूंगा, किसी भी सूरत सबसे पहले एम्बुलेंस को रास्ता दूंगा। क्या आप भी देंगे? तो ये बड़ी अच्छी कैंपेन, बड़ा दिल खुश होता है कि कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन मौज़ूआत पे काम कर रहे हैं, जिस पे मतलब जब इतनी गहमा गहमी और इतने अफरा तफरी का दौर है, जहाँ बेपनाह मसाइल का हमें सामना है, उसमें ऐसी कोशिश करने वालों को हम सराहते हैं। और आज अब तक ने
अपने इसी कैंपेन के जो ख़ास लोग हैं उनमें से एक हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जो वाइस चांसलर हैं जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की लुबना अंसारी बेग साहिबा हमारे साथ हैं। हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और एक करेक्शन, मैं वाइस चांसलर नहीं हूँ, मैं प्रो वाइस चांसलर हूँ। अच्छा, प्रो वाइस चांसलर। मैंने कहा ये प्रो जो है ना, एक गैर ज़रूरी सा लफ्ज़ है, इसकी मैंने तो इसलिए हटा दिया। मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। नहीं, वो आपके लिए लिखा गया था, उन्होंने कहा पढ़ो वाइस चांसलर। अच्छा, ठीक है जनाब। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो कैंपेन है इसका नाम क्या है? सबसे पहले ज़िंदगी। सबसे पहले ज़िंदगी। इसका बैकग्राउंड ये है कि मैं अगर शुरू से शुरू करूं, हमने 2014 में काम शुरू किया था इस हवाले से कि हमारे जो सेहत पहुंचाने वाले जितने लोग हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हमारा हेल्थ केयर स्टाफ है, मीडिया के लोग हैं जो हेल्थ कवर करते हैं, आप जैसे लोग हैं, जब आप हेल्थ पे कवरेज करते हैं तो उनके साथ किस किस्म का तशद्दुद होता है। तो उस तशद्दुद से ये सारी इब्तिदा हुई। ये पता चला कि एक जो वो तशद्दुद है जो अखबारों में आता है, जिसको हम प्रोएक्टिव वायलेंस कहते हैं, जिसमें कि गोली मार दी, मुख्तलिफ डॉक्टरों को गोली मार दी, नर्सों को मार दी, पोलियो वर्कर्स को मार दी। एक वो होता है जो हम लोग बहुत दफ़ा उसके बारे में सोचते नहीं है, वो जो हर वक्त हर रोज़ हो रहा होता है। मरीज़ों के साथ रिश्तेदार आते हैं, पार्टी वर्कर्स आते हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ लोग आते हैं, उसके अलावा जो VIPs हैं उनके साथ लोग आते हैं। वो डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो जब हमने ये पूरी तहकीक की तो उसमें बहुत सी जब चीज़ें पता चली तो हमें ये पता चला कि सबसे ज़्यादा तशद्दुद एम्बुलेंस के ड्राइवर्स के साथ होता है। और उसकी वजह ये होती है ज़्यादातर कि जब वो ट्रैफिक से गुज़र रहे होते हैं तो ज़ाहिर है एक मरीज़ होता है जिसके साथ रिश्तेदार हैं, चाहने वाले हैं, जब वो साथ बैठे होते हैं और जिस वक्त वो गुज़र रहे होते हैं रास्ते से, वो चाहते हैं जल्द से जल्द एम्बुलेंस जो है वो अस्पताल पहुँच जाए। जी हाँ, जी हाँ। आगे ट्रैफिक ब्लॉक होता है, आपको पता है कराची में ट्रैफिक के क्या हालात हैं। तो ये इब्तिदा सारी चीज़ की कराची से हुई थी। ठीक है। कराची में ये हमने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के इश्तराक से ये हमने कैंपेन शुरू की। तो जब हमें ये पता चला तो हमने कहा कि हमें सब चीज़ों पे काम करना है। इस पे भी काम करना है कि लोगों की मालूमात फ़राहम की जाएँ कि डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ, हेल्थ केयर स्टाफ के साथ बदतमीज़ी ना करें। अच्छा, वो कभी कभी ये हम वो फिल्मों ड्रामों में तो हम देखते आए हैं कि जब कोई अजीज़ मरने वाला होता है या कोई इतनी सीरियस सूरत हाल से गुजर रहा होता है तो उस वक्त उसके जो लवाहकीन हैं वो उन्हें वो ये लग रहा होता है कि शायद ये डॉक्टर जो है इसने अपनी जिम्मेदारी सही से अदा नहीं की है, जिसकी वजह से इसकी जान चली गई है या ये होश में नहीं आ रहा है। तो उस वक्त वो इस तरह गुस्से का इजहार करते हैं, जिसको मेरा ख्याल है थोड़ा सा नेचुरली भी डॉक्टर्स भी बड़े निगलेक्ट कर देते हैं, कोई नज़रअंदाज कर देते हैं, तो मगर नहीं करना चाहिए ऐसा। इसके दो पहलू हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये भी हमें पता चला कि डॉक्टर्स सही तरीके से लोगों को बताते नहीं हैं, निगलेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा। बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, कहीं गलतियाँ भी होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर सब फरिश्ते हैं और सब इंतहाई कॉम्पिटेंट हैं। गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन वो गलतियाँ ज़्यादातर नहीं होती। वो ये होता है कि डॉक्टर्स खुद अपनी परेशानी में लगे होते हैं कि मरीज़ की जान बचा लें, वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा। तो ये एक हमारी तहकीक में ये भी आया था कि डॉक्टर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रॉब्लम है। वो मरीज़ को सही से बता नहीं सकते हैं और जब उनको बताया जाता है कि आपका मरीज़ नहीं रहा या बहुत सीरियस हालत में है तो वो लोग ये समझते हैं शायद डॉक्टर ने गलती कर दी, मरीज़ को बचाया नहीं, सही तवज्जो नहीं दी, या इन्होंने मार दिया। अब बस वो फिर अपना लोग हक ये समझते हैं कि अब इसको जो है ना डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जो वहाँ दूसरे वार्ड बॉयज़ हैं, हेल्थ केयर स्टाफ हैं, आम मारपीट होती है। आपको यकीन नहीं आएगा कि हमने जब अपनी तहकीक की थी, तकरीबन 1000 से ज़्यादा पूरे शहर कराची के लोग थे जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, 60% यानी 66% लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछले 1 साल में या तो उनके साथ तशद्दुद हुआ था या उन्होंने तशद्दुद को देखा था। और ज़्यादातर 30% जो तशद्दुद था वो ये था कि लोग गालम गलोच करना तो बिल्कुल आम बात थी, ख़ास तौर पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में और गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स में, जहाँ पे थोड़े से वक्त के अंदर माँ और बच्चा खुशी का भी इजहार होता है, माँ भी होती है, बच्चा भी होता है, या खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसमें उस सूरत में जब हमें ये पता चला था तो ये दोनों तरफ से होता है। बिल्कुल सही। हम बात हमारी फिर उधर निकल आई दूसरी साइड पे, इस पे भी बात करना ज़रूरी था। एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ सबसे ज़्यादा तशद्दुद जो है वो उस तहकीक में पता चला कि
किस किस सेंस में आपको लगता है तशद्दुद होता है? वो ये होता है कि एम्बुलेंस ड्राइवर्स जो हैं जनरली कोशिश करते हैं निकल जाएं। जी हाँ। और जब एम्बुलेंस ड्राइवर से हमने बात की, वो ये कहते हैं कि उस वक्त वो जो मरीज़ के रिश्तेदार हैं वो चीखम चाख कर रहे होते हैं, जल्दी चलें, जल्दी निकलें। अब अगर एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी हुई है, ड्राइवर की पूरी कोशिश होती है कि वक्त पे पहुंच जाए। और ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, 5 से 15 मिनट के वक्फे से ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला हो जाता है। ज़िंदगी मौत को छोड़ दें, बहुत दफ़ा अगर मरीज़ देर से पहुंचता है तो बहुत से हैंडीकैप रह जाते हैं, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, लोग हैंडीकैप हो जाते हैं, पैरालिसिस परमानेंट हो जाती है, ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता है, ब्रेन से ब्लड ज़्यादा निकल जाता है। तो कोई सी भी किसी एक हिस्से में अगर ब्रेन के कोई इन्फाक्ट या कोई असर आ जाए तो वो तो अब ज़िंदगी भर रहेगा। तो वो चीज़ें आप बचा सकते हैं अगर वक्त पे एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच जाए। अच्छा, तो आपने जब तहकीक की तो उसमें वक्त पे एम्बुलेंस कैसे पहुंच सकती है, उसके लिए मतलब क्या चीज़ें आपके सामने आती हैं, क्या चाहते हैं कि ये ज़रूर अवाम को और देखने वालों को पता होना चाहिए कि आपकी थोड़ी सी कोशिश से एम्बुलेंस वक्त पे पहुंच सकती है? जी, मेरा ख्याल है कि लोगों को ये चाहिए कि आमतौर पे कहा जाता है कि एम्बुलेंस को सीधे हाथ की तरफ से रास्ता दे दिया जाए। हमने ये काफ़ी कोशिश की कि लोगों को बताया जाए, बाहर मुल्कों में भी यही होता है कि आप सीधे हाथ की तरफ से रास्ता दें, लेकिन ट्रैफिक जिस वक्त फंसा हुआ होता है तो चाहे सीधे चाहे उल्टे आप अपनी तरफ से देख लें कि कहाँ से बेहतर एम्बुलेंस निकल सकती है। अगर एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है तो आप उसको ज़रूर रास्ता दें। यहाँ मैं एक और चीज़ ही बताना चाहूँगी कि जब ये सारी चीज़ें हम कहते हैं एम्बुलेंस को रास्ता दें, एम्बुलेंस जो चलाने वाले हैं उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि बग़ैर वजह एम्बुलेंस का सायरन ना बजाएं। अगर वो डेड बॉडी लेके जा रहे हैं और उनकी डायरेक्शंस में ये लिखा हुआ है कि डेड बॉडी जब आप लेके जा रहे हैं तो उसको जल्दी नहीं है कहीं पहुंचने की, उस वक्त आपको ना तो सायरन बजाना चाहिए, ना आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ट्रैफिक में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करें। तो हमें वो, अब हम लोग जो हैं, बहुत से लोग ये समझते हैं ये बग़ैर वजह एम्बुलेंस वाले बजा रहे हैं, ये शायद खाना लेने जा रहे हैं, शायद इसमें कोई डेड बॉडी है जिसको रास्ता देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बहुत थोड़े से लोग होंगे, वो बहुत थोड़ी सी एम्बुलेंसेस होंगी। तो अगर हम उनको माफ़ कर दें और सिर्फ उन सारी एम्बुलेंसेस को रास्ता दे दें तो हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, हम किसी को एक परमानेंट डिसेबिलिटी से बचा सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, एम्बुलेंस के हवाले से अब लोगों का जो अवाम है उनका तो फ़र्ज़ है कि वो रास्ता दें, ये उनकी एक अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है और वैसे भी उनका फ़र्ज़ है। क़ानून में कहाँ कहाँ ज़िक्र मिलता है कि अगर कोई शख्स एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहा है, ठीक है, किसी वजह से एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है और किसी शख्स की गलती निकलती है उसमें, तो क्या क्या सज़ा है उसकी, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, ये बड़ी तकलीफ़देह सूरत हाल है। माफ़ी चाहता हूँ, तकलीफ़देह सूरत हाल मेरे साथ ही पैदा हो गई। एक ब्रेक की आवाज़ आ गई। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं जनाब, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हम बात कर रहे थे एम्बुलेंस की ज़रूरत के हवाले से। अच्छा जी, हमने बात शुरू की थी इस बारे में कि एम्बुलेंस का जो रास्ता जो देते हैं लोग, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब जो थोड़ी सी कोशिश से किसी की जान बच सकती है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जब हम एम्बुलेंस का सायरन सुने और हम कंफर्म हो जाए कि पीछे एम्बुलेंस है, तो हमें रास्ता दे देना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उल्टे हाथ की तरफ अपनी गाड़ी कर लें ताकि एम्बुलेंस सीधे हाथ की तरफ से निकल जाए। और एम्बुलेंस वालों को भी कोशिश करनी चाहिए कि बिला ज़रूरत सायरन ना बजाएं। इसकी हमने बात की थी पहले कि डेड बॉडीज़ लेके जा रहे हैं उस वक्त ना बजाएं, लेकिन अगर एम्बुलेंस खाली भी जा रही है तो उसको भी रास्ता देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो किसी मरीज़ को उठाने जा रही हो। जी हाँ। और ज़्यादातर यही वजह होती है, जब एम्बुलेंस खाली जा रही होती है तो लोग गलत समझते हैं कि शायद किसी और वजह से जा रहे हैं, खाना लेने जा रहे हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनको भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो कि ट्रेनिंग में उनका हिस्सा है। बिल्कुल सही। अच्छा, देखिए, इतना ज़्यादा रश होता है, इतनी ट्रैफिक होती है, तो इस ट्रैफिक में कभी अगर सायरन की आवाज़ आती है ना तो एक बड़ी तकलीफ़ महसूस हो रही होती है कि
अब इन बेचारों का क्या कसूर है? वो इतनी दूर, मतलब जो इतनी दूर तक ट्रैफिक होती है और एक आवाज़ जो है ना हमारे कानों में गूंज रही होती है, तो उसके लिए क्या इंतज़ाम है यहाँ पे? क्या वो उस एम्बुलेंस को ट्रैफिक के बीच खड़े होकर ट्रैफिक खुलने का इंतज़ार करना होता है? नहीं, एम्बुलेंसेस के ऊपर ट्रैफिक के काफ़ी लॉज अप्लाई नहीं होते। एम्बुलेंसेस को सिग्नल कट करने की इजाज़त है। हमारे यहाँ तो आपको पता है, सभी हर शख्स समझता है कि उनका फ़र्ज़ है कि लाल बत्ती है तो हमने तो चले जाना है। एम्बुलेंसेस के ऊपर ये नहीं है, लेकिन अगर हमारा इशारा हरा भी हो गया है तो हमें उस वक्त, अगर हमें एम्बुलेंस नज़र आ रही है, सायरन आ रहा है, तो हमें एम्बुलेंस को रास्ता दे देना चाहिए। ये एहतरामन भी और वैसे भी लाज़मी भी है किसी शहरी पे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जैसे ट्रैफिक जैम है, तो अब उसका कोई रास्ता नहीं है निकलने का, तो उसका तो कोई हल नहीं है ना, वो तो इंतज़ार ही करना है। तो उस जैम ट्रैफिक में ये सारी जिम्मेदारी जो है ये ट्रैफिक पुलिस पे आ जाती है, या फिर सिग्नल जब बंद है तो उस वक्त ये सिग्नल जो है वो कम से कम मेरा ख्याल है कोई 90 सेकंड के लिए या 60 सेकंड के लिए तो बंद होता ही होता है। अब उसमें अगर बिल्कुल एंड पे अगर एम्बुलेंस है और किसी दूसरे की बारी है दूसरी साइड की, तो फिर हम कोई ये स्टेप नहीं ले रहा होता कि मैं रुक जाऊं और ये लोग जाना शुरू करें या ये लोग आगे बढ़ें, या ट्रैफिक पुलिस वाला बीच में आए और फ़ौरन वो सेकंड्स के अंदर और आके कहे जनाब आप यहाँ पे रुकें जी, आप लोग आएँ, एम्बुलेंस को गुजरने के बाद जो है दोबारा से कुछ किया जाए। तो आपको लगता है यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं डिस्कस होने वाली? जी, मेरा ख़्याल है कि इसमें मैंने ऑब्ज़र्व भी किया और हमारी तहकीक में भी आया था, काफ़ी जगह पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि अगर बेशक आपका सिग्नल बंद है और दूसरी साइड का खुला हुआ है, कि हर जगह के सिग्नल को रोक के एम्बुलेंस को रास्ता बना दिया जाए। और ट्रैफिक जब जैम होता है तो कुछ नहीं हो सकता है। बाहर मुल्कों में ये मस्ट होता है और लोगों की क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी हो गई है, हर शख्स खुद ब खुद रुक जाता है। अगर आपका इशारा हरा भी है तो लोग रुक जाते हैं, फिर वो इंतज़ार करते हैं कि जिस तरफ बेशक रेड है और अगर आगे ट्रैफिक रुका हुआ है और एम्बुलेंस पीछे है तो वो लोग चले जाते हैं ताकि एम्बुलेंस को रास्ता मिल जाए, और एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हैं और उसके बाद ट्रैफिक दोबारा शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। वीआईपी प्रोटोकॉल्स के बारे में क्या कहेंगे आप? हमारी जो हमने तहकीक की थी कि कितने लोग रास्ता देते हैं और कितने लोग एम्बुलेंसेस को ब्लॉक करते हैं, तो वीआईपी मूवमेंट्स में एक दो जगह हमने ये नोटिस किया कि वीआईपी मूवमेंट जब होती है तो वो कोशिश करते हैं, काफ़ी जगह वीआईपीज़ भी कोशिश करते हैं कि एम्बुलेंस को गुजरने दिया जाए, लेकिन जर्नली ऐसा नहीं होता है। जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो चाहे पुलिस का सार्जेंट खड़ा हो, चाहे कोई शख्स खड़ा हो बड़े से बड़ा, एम्बुलेंस को भी वो ट्रैफिक के साथ रोक देते हैं ताकि वीआईपीज़ गुजर जाएं। वीआईपी मूवमेंट की वजह से आपको यानी तो कि पता वो है मरते हुए इंसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, मतलब अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ठीक है। एक चीज़ और हम देखते हैं कि आए दिन कभी एहतजाज और कभी ये धरने और कभी इस तरह के जब वाक़यात होते हैं, तो क्या उसमें भी एम्बुलेंस को गुजरने के लिए बाकायदा इंतज़ाम होता है? ये भी अगेन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जिस वक्त आपको पता ही है जब धरने हुए हैं और जब ब्लॉक हुआ है, अभी इस्लामाबाद में इतना बड़ा धरना हुआ था, बच्चा जो है वो मरा है। ये जेपीएमसी में आपको मालूम ही है पहला वाक़या है, जो कि हमने जो स्किट्स बनाए उसमें एक बच्ची का इस्तेमाल भी किया है वाक़या कि बच्चे जो हैं, बच्चे क्या बूढ़े हैं, औरतें हैं जो कि डिलीवर होने वाली हैं, हार्ट के मरीज़ हैं। अब हार्ट का जो मरीज़ है वो एक सर्टन टाइम में अगर पहुंच जाता है हार्ट के अस्पताल तो दिल को मुकम्मल डैमेज से बचाया जा सकता है, उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है, परमानेंट डैमेज बचाया जा सकता है। कितने ऐसे लोग हैं जो कि ये उनको ये हक़ ही नहीं मिला, वो अपनी ज़िंदगी अपने आप को बचा नहीं पाए, और अगर परमानेंट डैमेज रह गया तो आपके साथ ज़िंदगी भर लग गया ना कि आपके हार्ट का इतना हिस्सा डेड हो गया और दोबारा रिवाइव नहीं होता एक दफ़ा जब डेड हो जाए। लेकिन अगर वो विद इन टाइम एम्बुलेंस पहुंच जाए अस्पताल तो बहुत से मरीज़ बचाए जा सकते हैं। तो उसकी ये जो माजूरी होगी, मतलब ये जो उसे नुकसान पहुंचेगा सारी ज़िंदगी, तो इसका कसूरवार कोई ना कोई एक अपनी ज़िद पे खड़ा उसको ना रास्ता देने वाला एक आम शहरी भी हो सकता है, या एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, शहरी हो सकते हैं। एक हमारी जो तहकीक थी उसमें ये भी आया था कि ज़्यादातर जो रास्ता ब्लॉक करके और ख़ास तौर पे बिल्कुल क्रॉसिंग्स पे खड़े होते हैं वो मिनी बसेज़ हैं। मिनी बसेज़ मोस्टली एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रही होती हैं। इवन ऐसी जगहों पे जैसे जिना अस्पताल के पास कि जहाँ पे इतना कम ट्रैफिक होता है, वहाँ मिनी बस वाले जहाँ उनका दिल चाहता है वहाँ खड़े हो जाते हैं, और बेशक पीछे एम्बुलेंस आ रही हो, कितना बड़ा सायरन बज रहा हो, उसको रास्ता वो ब्लॉक सवारी जो है ना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये आप ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हम इस वक्त हमें
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर और एम्बुलेंस की सूरत हाल के ऊपर जो है ना ये बात करनी है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो 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 हेलो, मेरा ख्याल आवाज़ नहीं पहुंच रही इन तक। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512350। आप कॉल कीजिए और आप कुछ कहना चाहते हैं इस मौजू के हवाले से तो आप ज़रूर हमारी इस गुफ्तगू का हिस्सा बनिए। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से कराची इतना बड़ा शहर है, ठीक है, एक पाकिस्तान का एक बड़ा एक काबिल ज़िक्र जो एक रेवेन्यू है वो जनरेट होता है यहाँ से, और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं मेहनत मजदूरी के लिए। पता नहीं कितने घरों के चूल्हे चलते हैं कराची में और कराची से बाहर। मगर यहाँ पे जो अवाम है उनके पास 2 सहूलियात 3 सहूलियात बिल्कुल मुयस्सर नहीं। मुझे उनकी बड़ी तकलीफ़ होती है। सबसे पहले कि इतना खूबसूरत शहर, उसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो ऐसा है कि एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता है, और जो जा रहा है वो पता नहीं किस मजबूरी से उसमें जा रहा है, ठीक है। नंबर 2, हस्पतालों का निज़ाम वो बड़ा ही कोई नाक़स है। जितने अवाम हैं उस हिसाब से बहुत कम हस्पताल हैं और कोई ख़ास इंतज़ाम मौजूद नहीं। और नंबर 3, जिस पे आप आज बैठी हैं हमारे साथ, एम्बुलेंस का निज़ाम, कि एम्बुलेंस की जो सूरत हाल देखने को मिलती है, ये पिछले दिनों जब वो हीट वेव वाला एक सिलसिला शुरू हुआ तो तब सारा सामने एक सूरत हाल आई, रिपोर्ट आई, तो बड़ी ही तकलीफ़ पहुंची कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, वो ईदी वाले हैं, चीपा वाले हैं, हिलाल अहमर वाले हैं, और बेशुमार हैं जो ये काम कर रहे हैं, हम उनका नाम लेना चाहिए हमें। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ख़ास इंतज़ाम मौजूद नहीं है, और ये जो NGOs हैं इनकी तरफ से भी एम्बुलेंस में डालने के लिए पेट्रोल नहीं था। उस गर्मी की शिद्दत की वजह से जब मरीज़ गिर रहे थे तो एम्बुलेंस में एयर कंडीशन नहीं था। वो एक तो वैसे गर्मी, ऊपर से एम्बुलेंस जो सूरज की गर्मी से तपती हुई, बाहर अगर 45 दर्जा हरारत था तो अंदर जो है वो 70 था उस वक्त। तो मतलब ये बड़ा एक अजीबो गरीब सूरत हाल थी। इस हवाले से क्या कहेंगे यार? ये मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो सबसे बेहतरीन एम्बुलेंसेज हैं वो अमन की हैं, हमें मालूम है। प्रॉपर एम्बुलेंसेज हैं, कार्डियक एम्बुलेंसेज हैं, मतलब उनकी अगर उनको पता चल जाता है कि किस किस्म का मरीज़ है उसी किस्म की एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाती है। nice. लेकिन वो पूरे मुल्क को तो कवर नहीं कर सकते। जो बाकी एम्बुलेंसेज हैं, बेसिकली आप तो बात कर रहे हैं गर्मी की, उनमें लाइफ सेविंग ड्रग्स भी नहीं है, वो इस वक्त सिर्फ टैक्सी की तरह इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन वो भी बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि हमारे पास कोई सरकारी तो इंतज़ाम है ही नहीं। बाहर मुल्कों में एम्बुलेंस सर्विसेज जो होती हैं वो गवर्नमेंट की होती हैं। अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ, पंजाब में सरकारी बड़ा बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, रेस्क्यू 1112। तो क्या आप तो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, तो कराची में, मतलब सूबह सिंध में, ठीक है, सूबह बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में क्या उम्मीद है, कब तक जो है ना ये सिलसिला शुरू हो जाएगा? उस पर काम हो रहा है क्या? जी, काम तो हो रहा है, लेकिन बस आपको पता है ये सियासी सूरत हाल ऐसी होती है कि कोई भी शख्स जब काम करना शुरू करता है तो उनको इतना मौका नहीं मिलता कि वो काम को आगे पहुंचा सकें। दूसरा, हमारा एक और भी सबसे बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ जितनी एम्बुलेंसेज हैं वो प्राइवेट सर्विसेज हैं। चाहे अमन हो, चाहे ईदी हो, चाहे JDC हो, चाहे हिलाल अहमर हो, मुख्तलिफ़ लोगों की ये एम्बुलेंसेज हैं। इन सब एम्बुलेंस सर्विसेज की जो और ये बहुत बड़ी सर्विसेज हैं। जब कोई नहीं था उस वक्त सिर्फ ईदी एम्बुलेंस थी, उस वक्त अमन भी नहीं थी, और इन्होंने बहुत लोगों की जानें बचाई हैं और बहुत सर्विसेज हैं। ईदी साहब मेरा ख्याल है एक बहुत बड़े इंसान गुजरे हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि जो ये बहुत बड़ा कारनामा करके चले गए कि उस वक्त एम्बुलेंसेज थी। कितने लोगों को, हज़ारों लोगों को बचाने का जो सेहरा है और जो उनके सर जाता है। बेशक, बिल्कुल। लेकिन उनकी एम्बुलेंसेज भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। नहीं, एक सिर्फ कोशिश ये हो सकती है सरकार की तरफ से, जो हमारी भी कोशिश थी, हमने बहुत दफ़ा बात भी की है, कि इन सारी एम्बुलेंसेस को एक किसी प्लेटफॉर्म पे यकजा कर दिया जाए। बेशक ये अपना नाम मेंटेन करें, अपने आप को ईदी कहें, जो मर्ज़ी कहें, लेकिन जब एक कॉल आती है कहीं से तो वो अप्रोप्रिएट एम्बुलेंस उस जगह पहुंच जाए। हाँ। एक और मसला ये होता है कि जिस वक्त कोई कॉल आती है ना कि कोई डिज़ास्टर हो गया, सारी एम्बुलेंसेस पहुंच जाती हैं और वो एक दूसरे को ब्लॉक कर देती हैं।
तो उनके पास ये भी कोई डायरेक्शंस नहीं है एम्बुलेंस ड्राइवर्स के पास कि वो अपनी एम्बुलेंस को किस तरह खड़े करेंगे कि ताकि दूसरी एम्बुलेंस निकल सके। तो ये कोऑर्डिनेशन ये एक नेटवर्क पे होने चाहिए सारे। एक नेटवर्क पे एक कॉल रूम से कनेक्शन होना चाहिए। इस वक्त जब कोई कॉल करता है, डिफरेंट जो नंबर्स हैं, हर एक का अलग नंबर है, तो वो कॉल या तो अमन को जाएगी या ईथी को जाएगी या जेडीसी को जाएगी या किसी भी और दूसरी एम्बुलेंस सर्विसेज को जाएगी। जब उनको कॉल जाएगी वो भी पहुंचेंगे और बाकी सारे भी पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरत है इसकी कोऑर्डिनेशन की। रेस्क्यू 1112 ने ये काम किया, वहाँ भी प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं लेकिन उन्होंने उनको कोऑर्डिनेट कर लिया है। सही। अच्छा, 2013 से ये गवर्नमेंट है, तो क्या इस गवर्नमेंट ने कोई मतलब आवाम को कोई सहूलत दी? कोई आपको लगता है कि इस सेक्टर पे कुछ काम हुआ? मतलब आप तो काम कर रहे हैं इस पे, कोई पहले से कोई बेहतरी नज़र आई है आपको? मेरे ख्याल है जो एक बेहतरी नज़र आई है वो ये है कि जो हमारा पीपीआई ये पीपल्स का प्रोग्राम है, उन्होंने काफ़ी एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो सिंध में, इंटीरियर सिंध में शुरू करवा दिए हैं। और अभी रिसेंटली ये पता चला है कि अमन फाउंडेशन को एक और चार्ज दे दिया गया है कि वो एम्बुलेंसेज वहाँ पहुँचा दें। एक और चीज़ होती है, एम्बुलेंसेज के अंदर एक एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस डेफिनेटली मौजूद होना चाहिए कि जब तक वो इंसान अपनी जगह से जहाँ वो बीमार है और वहाँ अस्पताल तक पहुँचे, कोई उसको प्राइमरी केयर पहुँचा सके। बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है, मैं जल्दी से शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं आसिम फैज़ बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा, आसिम फैज़ साहब। भाई आसिम फैज़ साहब की आवाज़ हमें कम आ रही है, थोड़ी सा बढ़ाइए। जी सॉरी आसिम साहब। जी दोस्त। जी मैं आपके इस जो आप इसने टॉपिक आज तक किया हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे माशरे में इसकी एजुकेशन बहुत ही कम है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है। सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत है कि वो अवेयरनेस दें यहाँ पे लोगों को। और दूसरा, मैं मैडम की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए जो तमाम, ये एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पे कि जो तमाम एम्बुलेंस जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑन कर रही हैं या ऑपरेट कर रही हैं उनको कंट्रोल करे और उनको प्रॉपर्ली मैनेज करे कि कहाँ पे किसने पहुँचना है और कौन कौन सी प्लेसेस हैं। और जो दूसरा एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम लोग ट्रैफिक में होते हैं और हम लोग किसी एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हैं तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी और प्राइवेट गाड़ी होती है जो फौरन रश करती हैं कि उस एम्बुलेंस के पीछे लगा लें ताकि उनको रास्ता मिलता जाए और वो जल्दी यहाँ पहुँच जाते हैं, जिससे एक और मेस क्रिएट हो जाता है। एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं तो ये एक पैथेटिक और बहुत ही लो लेवल की अप्रोच होती है। काइंडली इसके ऊपर भी लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करें। जी जी, बहुत शुक्रिया आसिम साहब, बहुत शुक्रिया। एक वक्फे का वक्त हो चुका है, वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे से वापस आते हैं। तो बल्कि ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। इन्होंने थोड़ा सा टाइम हमें दे दिया बात करने के लिए इस हवाले से। इन्होंने बड़े अच्छे नुक्ते पे बात की है। तो क्या कहेंगी आप इस पे, किस तरह लोगों को जो है वो एक समझाया जा सकता है कि भाई अल्लाह के बंदो, वो तो आप एक मजबूरी से अगर उसे रास्ता दे दिया एम्बुलेंस को, तो आप क्यों पीछे पीछे गाड़ियाँ लगा के जा रहे हैं? तो इस बारे में क्या कहेगी? इस बारे में लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि ये ना किया करें। वैसे भी टेल गेटिंग नहीं करनी चाहिए। बाहर के मुल्कों में हर जगह ये लॉ है कि अगर आपने एम्बुलेंस के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी है और एक डिस्टेंस नहीं है आपका, तो आपको फ़ाइन हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा कोई लॉ नहीं है। बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि सिंध के सूबे में आप अगर हाईवे पे चल रहे हैं, मोटरवे पे जा रहे हैं, वो हमारी जो सुपर हाईवे है, तो आपको फ़ाइन है कि अगर आपने एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया। शहर में ऐसा कोई कानून नहीं है, विच इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। और ये ज़रूरी है कि कानून हो, लेकिन अब ये भी है, अगर उसके आगे आप बात करेंगे, कानून होने के लिए ज़रूरी है कि पुलिस भी हो। हमारे यहाँ पुलिस ही इतनी कम है, ट्रैफिक पुलिस तो ना होने के बराबर है कि वो बेचारे एक पुलिस वाला हज़ारों गाड़ियाँ, हज़ारों मोटरसाइकिल, वो किस किस को टिकट देगा, वो किस किस को बचाएगा। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ आज थी, बड़ी एक तफसील से बात हुई है और बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं, मगर मुझे बड़ी खुशी है कि आप भी हमारे जैसी ही एक पाकिस्तानी शहरी हैं और आप जो एक दर्द महसूस करती हैं इस हवाले से, खुदा करे कि ये दर्द जो है वो हर देखने वाले और पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स के अंदर मौजूद हो, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी तो नहीं है, ये तो हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो आज जिक्र करने का मकसद भी सिर्फ यही था कि किसी तरह हम ये जो एक परेशानी है ना, जिसको हम सब मिलकर हल कर सकते हैं, जिसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो इसकी तरफ हम लोग सोचें और एम्बुलेंस को रास्ता दें। क्योंकि जो सायरन की आवाज़ जब आ रही है आपको,
और उस गाड़ी में मौजूद जो एक शख्स है जो मदद का तलबगार है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको है कि वो जल्दी पहुंच जाए। आप अगर 1 मिनट लेट पहुंच जाएंगे तो बेगम आपकी डांटेगी नहीं, आपको बॉस को भी बता देंगे कि मैं एम्बुलेंस की वजह से 1 मिनट लेट हो गया हूँ, सिर्फ 1 मिनट, तो मेरा ख्याल है आपको हर जगह से रियायत मिल जाएगी। एक बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाएँ। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई हूँ नफी असबात दा पानी मिलिया अते हर रगे हर जाई हूँ अंदर बूटी मुश्क मचाया जां भुलन ते आई हूँ हो जुग जुग जीवे मुर्शिद बाहू आए जिसे बूटी लाई हूँ पीर मेरे आ जुगनी जी ए वे अल्लाह वाले दी जुगनी जी ए वे साईं मेरे आ जुगनी जी ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी जुगनी धर खाई विच थाल जुगनी धर खाई विच थाल छड़ दे दुनिया दे जंजाल छड़ दे दुनिया दे जंजाल कुछ नहीं निभना बंदियां नाल ओए पीर मेरे आ जुगनी जी ए वे अल्लाह वाले दी जुगनी जी ए वे मौला मेरे आ जुगनी जी ए वे पीर मेरे आ जुगनी जी ए वे अल्लाह वाले दी जुगनी जी ए वे अल्लाह वाले दी जुगनी जी ए वे अल्लाह वाले दी जुगनी जी वाह 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 बॉय भाई, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। दोस्तों वेलकम बैक। एक वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में हम फिर से हाजिर हैं और आज जैसा कि आपको पता चल गया होगा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करने वाले मौसीकी के हवाले से। तो मौसीकी के इस मौजू पे हमारे साथ आज जो 2 मेहमान मौजूद हैं, मैं इनका तारुफ करवाता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला जुमानी, जो कि बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक भी हैं, जो कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में आप यकीनन सुनेंगे इन्हें। और इनके साथ साथ मौजूद हैं अली इरफान। हम आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मौसीकी के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान में मौसीकी का एक बहुत ही सुनहरी दौर गुज़रा है, जब हर उम्र के और हर किस्म की एक सोच से ताल्लुक़ रखने वाले, हर जगह से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए मौसीकी जो है वो उस पर काम हो रहा था, म्यूज़िक जो है बनाया जा रहा था। मगर फ़िलहाल कुछ सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। ख़ास तौर पे जो फ़ोक म्यूज़िक के हवाले से बात करूँगी कि बॉय भाई ने अभी एक फ़ोक म्यूज़िक का ही एक जो है एक बड़ा एक मास्टरपीस जो है वो पेश किया है। फ़ोक म्यूज़िक बेसिकली होता क्या है? फ़ोक म्यूज़िक वो है जो
मट्टी के साथ जुड़ा हुआ म्यूज़िक जो है, जो आपके साथ कनेक्ट होता है, जैसे मैं उसकी एक आसान सी मिसाल दूं, हम इस मट्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी कभी हम ढोल की थाप सुनते हैं तो हमें फ़ौरन वो कनेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह अगर किसी आप गोरे या ब्रिटिशर से अगर उसकी मिसाल लें तो कभी ओपरा वो लोग सुनते हैं तो वो उनके साथ कनेक्ट करता है। पूरी दुनिया में इस तरह अलग अलग जगहों पे, हर खित्ते पे एक मौसीकी की एक फॉर्म होती है जो उसके साथ कनेक्ट करती है। हम उसे फोक म्यूज़िक कह सकते हैं। फोक म्यूज़िक और सूफ़ी म्यूज़िक ये बेसिकली इनका चोली दामन का साथ है और इसके ऊपर फ़िलहाल उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए था, मगर फिर भी कुछ इदारे ऐसे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और कुछ नौजवान ऐसे हैं जो वाकई इस पे काम कर रहे हैं। नौजवानों का मैं ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे नौजवान जो फोक म्यूज़िक के इस फोक म्यूज़िक के जो शहंशाह है, जो मतलब जिन लोगों ने वाकई इतना काम किया, उन लोगों से कुछ अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं है। जो नौजवान सुनने वाले हैं उन्हें नहीं पता कि जो अल्लन फ़कीर हैं वो क्या गाते रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि इनायत हुसैन भट्टी साहब जो हैं वो क्या गाते रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि जो आलम लोहार साहब हैं वो क्या गाते रहे हैं, और बेशुमार ऐसे नाम हैं, रेशमा जी हैं उनमें, और पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम हैं। तो हमें इस पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक खला सा पैदा हो गया कि जो ये सेक्टर है जिसमें हम इतने ज़्यादा रिच थे उस पे इस वक्त काम नहीं हो रहा है। और एक बात और, जो पुराने सिंगर्स हैं जो जिनका मैंने नाम लिया है, इन जैसे और बेशुमार पाकिस्तान का नाम जिन्होंने जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, जो जब तक मौसीकी जो है पाकिस्तान में ज़िंदा है, ये लोग, इन लोगों का नाम, इनका काम ज़िंदा रहेगा। अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वो अपने पुराने म्यूज़िक को कभी भूलते नहीं हैं, वो उसे दोबारा रीऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसे दोबारा से बनाते हैं, सुनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। हम ज़रा इसमें भी थोड़े से वीक हैं। इतने खूबसूरत सॉन्ग्स और इतने हिट्स जो हैं वो नई जनरेशन को उनकी पसंद के मुताबिक हम पेश नहीं कर रहे हैं। इस खैर जनाब, हमारे ये जो दोनों मेहमान हैं, ये जो नौजवान हैं दोनों, ये सूफ़ी म्यूज़िक पे काम कर रहे हैं, फोक म्यूज़िक पे काम कर रहे हैं। तो ये नेपा से इनका ताल्लुक़ है। आज हमने इन्हें ख़ास तौर पे दावत दी है कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, और आज इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन लोगों ने क्या सोचा कि क्यों ये फोक म्यूज़िक की तरफ इन्होंने क्यों चुना, आखिर वो क्या वजह है, ताकि वो इनकी वजह जाने और बाकी जो लोग मौसीकी की तरफ आ रहे हैं वो भी इनकी इस बात से एग्री करें। जी, तो अली जुबानी साहब, आप ये बताइए कि आप कब से नेपा में जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं म्यूज़िक की? सर, ये हम दोनों का वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर है। हम लोगों ने आई गेस जून से वहाँ ज्वाइन किया और अब तक हम वहाँ पर पढ़ते हुए आ रहे हैं। नापा एक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक अजीम खिदमत कर रहा है और उन्हें क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम और इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज देता है, और डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, नॉन डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, थिएटर है। सो हम लोग वहाँ पर म्यूज़िक कर रहे हैं डिप्लोमा में। ठीक है, आपने सूफ़ी म्यूज़िक की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है। जी, ठीक है। तो इसकी आज के दौर में किसी नौजवान से ये सुनना कि भाई वो सूफ़ी म्यूज़िक पे काम कर रहा है, थोड़ा सा बंदा हैरान होता है कि ओके, जैसे कोई एक टीनेज अगर ये कह दे कि भी मैं गज़ल गायकी की तरफ मेरा ध्यान है, तो वो कहते भाई आप गज़ल, तो बड़ा एक हैरानकुन समझा जाता है। तो इसकी ये वजह पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। मेरे ओपिनियन के मुताबिक फोक म्यूज़िक, स्पिरिचुअल म्यूज़िक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। अगर एक बंदा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है और उसकी एक अलग रूहानियत का मज़ा है तो उसमें ये म्यूज़िक जो है वो फिर उसे वो गाता है और उसके लिए वो ट्रेन होता है। सही। अली इरफान, आप बताइए, आप भी सूफ़ी म्यूज़िक के साथ गिटार को जब जोड़ते हैं तो कैसा लगता है आपको? बेसिकली बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सूफ़ी म्यूज़िक जैसे आपने कहा कि लोगों का रुझान उसकी तरफ नहीं है। सो बेसिकली ये कोई ट्रेंड तो है नहीं, ये एक फीलिंग है। म्यूज़िक इज़ अ फीलिंग। सो जो बचपन से चली आ रही है हम वही सुनते आ रहे हैं, जैसे सॉन्ग्स होते हैं सूफ़ी सॉन्ग्स। तो आई पर्सनली इन्जॉय लिसनिंग टू सूफ़ी म्यूज़िक, सो दैट्स व्हाई। बिल्कुल सही। अच्छा बॉबी भाई, आप क्या कहेंगे, सूफ़ी म्यूज़िक जो है
इसकी अहमियत के बारे में और फोक म्यूज़िक जो है इस वक्त जो नए जो सिंगर्स हैं उनका रुझान फोक म्यूज़िक की तरफ क्यों इतना कम होता जा रहा है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि आपका भी ओढ़ना बिछोना म्यूज़िक ही है, इसी वजह से। असल में मौसीकी से कोई भी मौसीकी हो, आप फोक मौसीकी की बात करें, इसको लोक मौसीकी भी कहा जाता है। ठीक है। यानी जो लोक गीत होते हैं हमारे, जो कि इवेंट्स पर परफॉर्म किए जाते हैं, या ये जो शादियों ब्याहों के जो शादी ब्याह हो गया, किसी की जुदाई हो गई, लोरी हो गई, और फिर जब आप के खेतों में जब हरियाली होती है तब और सॉन्ग्स होते हैं, बसंत के सॉन्ग और होते हैं। ये वो सॉन्ग्स हैं जो कि हमारी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और असल बात ये है कि हमें इन सॉन्ग्स से दूर कर दिया गया है ये कहकर अरे ये पुरानी क्या तुम इस तरह, हालांकि यही हमारा सरमाया है। हम अगर इस पे काम करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। ये गिटार बजाते हैं अली इरफान गिटार बजाते हैं। स्ट्रिंग्स का फोक से बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, स्ट्रिंग्स का सूफीज़म से बहुत गहरा ताल्लुक है। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स, यानी आप सबसे पहले तो नहीं कहेंगे, लेकिन आम तौर पर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं फोक में हो या सूफ़ी म्यूज़िक में हो, जैसे सूफ़ी में अगर आप बात करें, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह तंबूरा बजाया करते थे। अच्छा, एक तारा भी तो होता था। एक तारा और चीज़ है, जी हाँ, वो भी वो जिसमें सिर्फ एक स्ट्रिंग होती थी। एक स्ट्रिंग होती थी। और हमारे पंजाबी म्यूजिक में तुम्बी एक इंस्ट्रूमेंट बड़ा मशहूर है। तुम्बी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाया जाता है। फिर और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, स्ट्रिंग्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, और इन्होंने फिर इसको गिटार पे बजा लिया है तो और ज्यादा मजेदार कर दिया है इसको। भाई अब देखें, वो चिमटा वो भी तो एक पूरा इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ कोयले उठाने और रोटियां उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए जी, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं रोना और गाना सबको आता है। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट किसी भी चीज को बनाया जा सकता है। आपने अफ्रीकन कंट्रीज में देखा हो कि जो मेरे जैसे थोड़े से हेल्दी लोग हैं वो अपने पेट का इस्तेमाल भी करते हैं, उनको भी बजाते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स अल्लाह ताला ने ये मौसीकी जो हमें इनायत की है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तो क्यों ना भोल भाई ज़रा इनसे भी कुछ सुना जाए। आज बात मौसीकी की हो रही है, तो सिर्फ बात ही ना हो ना, मैं कह रहा हूँ ज़रा मौसीकी का पूरा तड़का भी हो। क्लासिकल मौसीकी की बात हुई है, तो मैं ये चाहूँगा कि अब्दुल्ला, आई थिंक अब्दुल्ला नाम है आपका। जी जी। तो आप वो एक आँखों के सागर क्लासिकल मौसीकी से शुरू करते हैं, फिर आगे फोक के ऊपर आते हैं, फिर ऑनवर्ड। ओके सर, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सही है जनाब। आँखों के सागर, होठों के सागर, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे जब दिल मिले तो मंजिल मिले, आँखों के सागर।
तड़पना मेरा हंसना तेरा तड़पना मेरा हंसना तेरा नींदे मेरी सपना तेरा होठों के सागर होठों के सागर ले डूबे हमें ले डूबे हमें आँखों के सागर। क्या बात है जनाब, क्या बात है, ज़बरदस्त। कब से गा रहे हैं वैसे आप, मुझे ये बताएं। हम नहीं, वो तो अभी शुरू किया आपने वैसे। एक्चुअली जो हम लोगों ने एक गिटार के ऊपर प्रिपेयर किया था तो ऑब्वियसली उसके अंदर थोड़ा सा वक्फा था, बट वो नो इश्यूज़। वैसे तो ये प्रिपेयर नहीं किया हुआ था ना आपने? नहीं, ये बॉबी भाई ने जबरदस्ती आपके ऊपर थोपा नहीं? बॉबी भाई यार खुदा का वास्ता है, आप बॉबी भाई से बड़ी ज़रूरी बात करनी है अब हमने, इसके लिए तो हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। मजाक कर रहा हूं। मुझे थुपा थुपाया मिला है। एक ब्रेक का वक्त है जनाब, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं इस हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं आज फोक म्यूज़िक के हवाले से, सूफ़ी म्यूज़िक के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला जमानी और इनके साथ साथ हैं अली इरफान। अली इरफान, आप कब से ये गिटार प्ले कर रहे हैं? क्योंकि ये हर शख्स की मतलब सबका दिल करता है कि वो उन्हें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता हो, और वो ख़ास तौर पे गिटार जो है वो बहुत सारे लोग जो है ना वो उसे पसंद करते हैं, तो मगर मुश्किल सा काम लगता है ये। कब से प्ले कर रहे हैं आप? जी बेसिकली मुझे 3 इयर्स हो गए हैं गिटार प्ले करते हुए। एज इन मैं जो है 3 साल पहले सीखना शुरू किया था, बिकॉज एक फ्रेंड से इंस्पायर हुआ था। एंड जो है इंस्ट्रूमेंट सीखना एक शौक़ भी है, दूसरी बात ज़रूरत भी है। अच्छा, एज इन आप अकेले सिंगर सिर्फ गाना सुनाओगे तो कोई बोर हो जाएगा। यू हैव टू नो द इंस्ट्रूमेंट, एटलीस्ट वन इंस्ट्रूमेंट। ये आप अब्दुल्ला जमानी को कह रहे हैं? ना अब्दुल्ला साहब भी बजाते हैं। अच्छा। जी बजाता हूँ मैं लोगों। आप क्या प्ले करते हो? मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत हारमोनियम प्ले कर लेता हूँ। अच्छा, नाइस। वो तो मेरे रियाज के लिए बड़ा अच्छा है वो। बहुत ज़बरदस्त चीज़। अच्छा, तो इरफान, ये आपने 3 साल पहले आपको लगा, आपको ऐसे अच्छा लगा कि आपको गिटार प्ले करना चाहिए, तो प्रॉपर ट्रेनिंग कब से शुरू किया आपने? बेसिकली 3 साल पहले ही स्टार्ट हुई थी, बिकॉज 3 साल पहले से हमारा एक बैंड था, तो बैंड से हम लोग जो एसोसिएटेड थे, तो उसके बाद मुझे शौक़ चढ़ा कि गिटार सीखना चाहिए एंड आई शुड नो वन इंस्ट्रूमेंट। तो नेपा से आपको कैसी ट्रेनिंग मिल रही है? आप खुश हैं? मैं बेसिकली नापा में एज अ वोकल स्टूडेंट एडमिशन लिया है मैंने, और मुझे अभी 6 मंथ्स एडमिशन लिए हुए हैं, और वोकल की ट्रेनिंग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और नापा मुझे एक अच्छा इंस्टीट्यूट लगा टू लर्न समथिंग न्यू। नेपा जो है वो नो डाउट आर्ट के शोबे में एक बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। उनकी खिदमत जो हैं वो डेफिनेटली आर्ट के साथ जो है वो जुड़ी रहेंगी, और ख़ास तौर पे मौसीकी की बात करें तो ये आर्ट की एक बहुत बड़ी फॉर्म है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और इस पे भी काम हो रहा है, ये बड़ा अच्छा लगता है। तो आप वोकलिस्ट हैं, अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप हमें क्या सुनाएंगे? ज़रा आपसे भी कुछ सुन लेते हैं। बेसिकली मैं एक पुराना फोक सॉन्ग है अलन फ़कीर और मोहम्मद अली शेखी साहब का, अरे वाह, तेरे इश्क नचाया, उसके साथ मैंने एक मेडले तैयार किया है, तो इट विल बी अ मैशअप काइंड ऑफ थिंग, सो आई होप यू विल एंजॉय इट। जी प्लीज़। तेरे जिया मैनू होर न कोई,
सोना यार दिसीदा सानू किबला ते काबा सोना यार दिसीदा सानू घायल करके फिर खबर ना लिया सानू घायल करके फिर खबर ना लिया तेरे इश्क ना चाया कर थैया 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 गनन गनन तेरी नौबत बाजे गनन गनन तेरी नौबत बाजे के लाल बजे घण आल बला झूले लालन सिंगड़ी दा सेवण दा सखी शाबाद कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर से दम दे अंदर ओ लालिनी ओ लालिनी। क्या बात है जनाब, ये जो हमने अंग्रेजी में सुना है एंड में, so nice. Okay, great. अच्छा जी, तो आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ज़रा मुझे बताएं ना कि ये प्रोफेशन म्यूज़िक को बनाना चाहते हैं, ऐसा ही है? और आपको पता भी है, पता है ना इस वक्त के जो हालात हैं सिंगर्स के हवाले से, पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स का कोई एक ख़ास जो है वो दौर नहीं चल रहा है। जो बिज़नेस बेसिकली सिंगर के लिए होता है वो यही कॉन्सर्ट्स ही होता है, तो फिर भी आप इस आर्ट के लिए जो है वो मैदान में हैं कि आप कुछ करके तो थोड़ा अपनी सोच के बारे में बताएं। मेरी शुरू से ये सोच रही है कि मैं म्यूज़िक को प्रोफेशन नहीं बल्कि पैशन ही रखना चाहता हूँ। मतलब मैं म्यूज़िक से कमाना नहीं चाहता। मेरे ओपिनियन के मुताबिक म्यूज़िक पे कमा के लगाना चाहते हैं, ये हो सकता है। अच्छा, कमाई के लिए कुछ अलग से बंदोबस्त, भाई शौक तो फिर ऐसे ही होता है। हाँ बिल्कुल, बिकॉज मुझे इस बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे मुल्क में सिंगर्स का क्या सिचुएशन है। सो मैं शुरू से इसे पैशन रखना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। That's it. That's great. एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? भाई राना लियाकत बात कर रहा हूँ। राना लियाकत साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? हम साथ अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बाबुल भाई को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ मेहमानों को। राना साहब, पहले ये बताएं कि लाहौर में इस वक्त मौसम कैसा है, सर्दी की क्या सूरत हाल है? नहीं, सर्दी भाई आज तकरीबन कोई 5वां रोज है, सर्दी में कमी आई है। अच्छा, 5 दिन पहले की अच्छी खबर है ये तो। बिल्कुल कमी है, सुबह में भी कमी है, शाम में भी कमी है, रात में भी कमी है। बिल्कुल सही है। 5 दिन पहले बेतहाशा थी, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन दोस्तों ने बताया कराची और हैदराबाद का मौसम कदरे ठंडक है, वहाँ पे जी हाँ, ज्यादा सर्दी। सर्दियों के कपड़े एक तो यहाँ कराची हैदराबाद वालों के पास बड़े ही कम होते हैं, वो सारे जो है ना वो नाकाफी हो गए हैं। अच्छा जी, क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से? भाई बात ये कि जो मौसीकी है वो सुर, ताल और गायकी, ये सब मौसीकी से आपस में जुड़े हुए हैं। पॉप म्यूजिक अगरचे नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब जरूर किया, मगर जो बात सूफी मौसीकी और लोक मौसीकी जो पॉप कहते हैं वो पॉप म्यूजिक में नहीं आ सकती, क्योंकि सूफियाना अंदाज सुनने वालों को न सिर्फ मुतासिर करता है बल्कि रूह में समा जाता है। अब यकीन जानिए कि इसके सुनने से आप सुकून महसूस करेंगे बनिस्बत पॉप के। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि इस वक्त हमारा जो मौसीकी है उसके ऊपर तकरीबन जोर, ये जो पॉप म्यूजिक है उस पर दिया जा रहा है, न सिर्फ लॉक या सूफी म्यूजिक है उस पर दिया जाए। लेकिन बॉबी भाई ज़रूर मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही सिलसिले जैसे ये बच्चे दो बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सही सिमत में जा रहे हैं। उससे क्या होगा कि मौसीकी जो हमारी वो परवान चढ़ी। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच राना लियाकत साहब, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। जब भी कोई मौसीकी का शो होता है ना तो भाई हमें वो अपनी कॉलर याद आ जाती हैं, वो जो लाहौर से फरजाना साहिबा जो माशाल्लाह उनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है। यार देखें ना, अगर उन्हें रब्ता करें आज अपने शो में, अगर हमारा रब्ता होता है उनके साथ तो। अच्छा, अली इरफान से तो हमने जो है सुना, ये उन्होंने सूफ़ी म्यूज़िक जो है वो उन्होंने तैयारी की हुई थी, जो हमें सुनाया, अच्छा लगा माशाल्लाह। अब्दुल्ला, मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ हमें कुछ और सुनाएं, कुछ सूफ़ी म्यूज़िक में कुछ सूफ़ी कुछ ट्रैक स्पिरिचुअल कोई आपने अगर तैयार किया हुआ हो तो। बेसिकली नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो आप सुना रहे थे हमें ब्रेक में, वो कुछ थोड़ा सा
ज़रूर सुनाइए। तू कुछ मन को जगह। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ प्लीज़, ये माइक दे दीजिए इन्हें। अली इरफान माइक दे दें। अली इरफान जो है ना, बस माइक निकाल लिया जाएगा। हेलो, वॉइस सही है ना? तो बॉबी भाई बस हमारे साथ साथ चलते रहिएगा। हाँ भाई, मुझे तो वैसे भी सहारे की ज़रूरत रहती है। दो या नबी या नबी सल्लू अलैहि वालिही। तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा। तू अमीर गरम मैं फकीर अजम, तू अमीर गरम मैं फकीर अजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, कुरआन इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्श बरी, मिंबर तेरा अर्श बरी। या रहमतुल आलमीन, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। थैंक यू सो मच भाई। आप लोगों के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं हमारी, और हमारी दुआ है कि आप बस इसी तरह दिल लगा के काम करते रहें। अभी आपको कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, 6 मंथ्स हुए हैं, मगर 6 मंथ्स में आपने बहुत खूबसूरती से बड़े अपने आप को बड़ा ग्रेजुअली बड़ा इम्प्रूव किया हुआ है। तो आइंदा आने वाले सालों में हम आपको एक बहुत ही एक बेहतरीन जगह पे देखते हैं, जहां आप अपने साथ साथ जो है अपने इस प्यारे मुल्क का जो है इसका भी नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों हमारी कोशिश होती है कि हम जो न्यू सिंगर्स हैं, जो नए आने वाले लोग हैं, उनको ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये उन्हें प्रोवाइड करें। तो अगर आपको लगता है कि आप भी अच्छा गा सकते हैं और किसी तरह भी आप एक अच्छा टैलेंट हैं जो आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारा पेज जो www.facebook.com/newscafe, आप उस पर ज़रूर रब्ता कीजिए। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर आप हमारा ये शो अगर देखना चाहते हैं तो आपको इसी पेज पर देखना है, जिसके लिए आपको 4G टेलीनॉर का इस्तेमाल करना है। 4G जो है वो एक बेहतरीन स्पीड है। टेलीनॉर वालों का कहना है कि इस पर आपको
इंटरनेट के हवाले से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी सारी पूरी हो सकती हैं। फ़हीम अब्बास को, फुरकान बॉबी को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।